जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। अब आप कहेंगे कि भारतीय नॉलेज सिस्टम यानी कि BKS का इस गीत से क्या संबंध है? संबंध इसलिए भी है क्योंकि दुनिया भर में विज्ञान ने जितनी भी प्रगति की है उसमें शून्य, दशमलव, भूगोल, खगोल और काल गणना जैसी चीज़ें शामिल हैं, जिनके चलते दुनिया का चांद पे जाना मुमकिन हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव और आज खबरों की ABC में बात भारतीय नॉलेज सिस्टम की। Though the elected leaders of a free nation enjoy the confidence of their people, it is the people themselves, unknown and unsung, who weave and wear the fabric of democracy. The aims and ideals that became reality on our attaining independence were well expressed through the Adult Franchise Clause, incorporated in our Constitution. आजादी के 75 साल बाद आखिर भारतीय नॉलेज सिस्टम पर बात करना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र के जरिए भारतीय नॉलेज सिस्टम को सिरे से नकार दिया। संस्कृत को मृत भाषा और वेदों को गडरियों के गीत बता दिया। और मजे की बात यह है कि अंग्रेजियत से प्रभावित भारत के एक बड़े वर्ग ने ये मान भी लिया। इसी मान्यता को खारिज करने का नाम है भारतीय नॉलेज सिस्टम यानी BKS। दरअसल 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण ने ये तत्वज्ञान संसार को दिया था। तब से लेकर आज तक अकेले भगवद गीता का दुनिया भर में 75 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अकेले अंग्रेजी में ही इसके 300 से ज्यादा अनुवाद हैं। अब आप ही बताइए, अगर ये सब गडरियों के गीत थे तो दुनिया इनके सामने समर्पित क्यों है? दरअसल वो इसलिए कि मनुष्य के हर संशय का समाधान अर्जुन के जरिए इस संवाद से दिया गया है। ये बात तो अकेले भगवद गीता की है, जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा एक बहुत बड़ा सागर है। इस सागर में 4 वेद हैं, वेदांग हैं, 108 उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं, 18 पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, जैन आगम हैं, बौद्ध त्रिपिटक हैं, गुरु ग्रंथ साहिब हैं और भी बहुत कुछ है। ये वो ज्ञान सागर है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के लोग हजारों साल से गोते लगा रहे हैं। भारत में ज्ञान की इस उज्जवल परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जिन भी महापुरुषों ने किया, ये देश यहाँ तक कि पूरी दुनिया उनकी ऋणी है। दरअसल ये सूची बहुत लंबी है। अगर उनमें से किसी एक भी नाम पर ठहरा जाए तो हर विषय इतना गंभीर हो जाता है कि वो शोध के साथ ही पूरा होता है। ये बात सही है कि हमारे समाज ने सबसे पहले प्रकृति को समझा और प्रकृति के साथ जीने की समझ विकसित की, जिसे लेकर आज दुनिया भर में इतनी माथापच्ची हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो भौतिक विकास नहीं कर सकते थे। इसलिए कर सकते थे क्योंकि उन्होंने ताम्र युग का निर्माण भी किया, यानी तांबा बनाना भी शुरू किया और लोहा बनाना भी उन्होंने ही शुरू किया। वो अष्ट धातु के उपयोग को भी जान रहे थे। जब दुनिया में अंधकार युग चल रहा था, तब भारत में तक्षशिला, नालंदा, काशी, कांची, अवंतिका, मथुरा, धन्य, गौर, वल्लभी जैसे 39 विश्वविद्यालयों में लाखों भारतीय और विदेशी छात्र पढ़ रहे थे। शायद इसलिए दुनिया, खासकर एशिया में भारत की छवि विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो चुकी थी। भारत ने भी इस जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी दुनिया को आह्वान किया कि एतत् देशे प्रसूतस्य शका सागाद्र जन्मनाः स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षेरेण पृथ्व्या सर्व मानवाः।
हे पृथ्वी के सब लोगों, आओ और अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेकर अपने अपने स्थानों पर वापस लौट जाओ। दरअसल इस आत्मविश्वास को हम भुला बैठे और शायद इसलिए भारत की प्रतिभा ने भी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शिक्षण संस्थानों की ओर रुख किया। वरना सच तो यह है कि दशमलव या जीरो की बात तो छोड़िए, आज पूरी दुनिया में जिन अंकों का उपयोग हो रहा है वो भारत से ही दुनिया भर में गए। कैसे गए, हम आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय अंकों का इतिहास बहुत पुराना है और वे भारत में गणित और खगोल विज्ञान में उपयोग किए जाते थे। भारत के बाद सबसे पहले अरबी व्यापारियों के साथ ये अंक अरब तक पहुंचे, जिन्हें वहां आज भी हिंदसा यानी हिंद से आया हुआ ज्ञान मानकर मान दिया जाता है। लगभग 825 ईस्वी में फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी ने किताब अल हिसाब अल हिंदी लिखी, जिसमें इन भारतीय अंकों का उपयोग किया गया। इसी से वो पूरे अरब जगत में फैल गए। बाद में इन अंकों का लैटिन में अनुवाद हुआ, जिससे वो पूरे यूरोप में फैले। यूरोप में इन अंकों को अरबी अंक के रूप में जाना जाने लगा, हालांकि वे वास्तव में भारतीय मूल के थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी में इतालवी गणितज्ञ फिबोनाची ने भी अपनी पुस्तकों में इन अंकों का इस्तेमाल किया, जिससे ये अंक यूरोप में फैल गए। जो चांद हो या मंगल या फिर स्पेस स्टेशन या फिर सुपर कंप्यूटर की गणनाएं, दुनिया के सारे विकास की कहानी यहीं से होकर निकलती है। लेकिन इस कहानी के असल लेखक हम भारतीय ही हैं, ये जानकर हमें एक बार फिर बोलना चाहिए कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। ज्ञान जब विशुद्ध होता है तो वो विज्ञान बन जाता है। उसकी ये विशुद्धता प्रयोगशाला के पैमाने पर तो होती ही है, सिद्धांत के प्रयोग की कसौटी पर भी खरा उतर जाने से ज्ञान की परीक्षा हो जाती है। भ्रम हमें कैसे भरमा देते हैं और भारत इनसे कैसे दो चार हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों में फर्क इतना सा है कि ज्ञान के अनुभूत होते ही वो विज्ञान बन जाता है। इसे ही आधुनिक भाषा में थ्योरेटिकल साइंस और अप्लाइड साइंस कहा जाता है। गजब की बात यह है कि भारत में ज्यादातर रिसर्च ऋषियों ने की। रिसर्च से पहले या यूं कहिए कि विज्ञान से भी पहले उनके लिए एक आदर्श समाज स्थापित करना उनकी प्राथमिकता रही होगी। शायद इसी के बरक्स वेदों, उपनिषदों, दर्शनों और तमाम ग्रंथों की रचना हुई। हमारे समाज ने जो जीवन मूल्य गढ़े, उन्हें जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश हुई। इसी से एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था बनाई गई, जिसमें 4 आश्रम और 4 वर्ण बने। आश्रम उम्र के हिसाब से बनाए गए और कर्म के हिसाब से वर्ण तय हुए। बड़ों की नियत में कोई खोट नहीं था, लेकिन आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद कुछ चीजों को विवादित बनाने की कोशिश जरूर हुई। हम एक जिंदा समाज थे, हम संशोधन के साथ अपनी चीजों को और सुंदर बना सकते थे, लेकिन हमने उन्हें सियासत के चलते समाप्त करने का नारा दिया। हम हॉस्पिटैलिटी से आकर्षित हुए और अपनी परंपरा में हॉस्पिटैलिटी के काम को संभालने वाले लोगों को नकार दिया। हमने बड़े ब्रांड और शोरूम में जाकर जूते चप्पल खरीदना शुरू किया, लेकिन अपने चर्मकारों को वो रुतबा नहीं दे पाए। दरअसल ये कारीगर ही पूरी मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ थे। क्या आप जानते हैं कि भारत कभी मजदूरों का देश नहीं रहा? यहाँ या तो किसान थे या कारीगर या फिर कारोबारी। इन्हीं तीनों के बल पर 15वीं शताब्दी तक विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 36% था, जो अंग्रेजों के आने तक भी 24% रहा। लेकिन अंग्रेज देश को कितना लूट चुके थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वो देश को छोड़कर गए तो 24 के बीच एक दशमलव आकर टिक गया। इस लूट का जिक्र भारत के एक प्रतिभावान सांसद शशि थरूर ने अपनी किताब में बखूबी किया है। इसमें एक और लूट थी, वो थी बौद्धिक लूट। इसके लिए बाकायदा एक सोसाइटी बनाई गई जिसको एशियाटिक सोसाइटी कहा जाता है, और उसका लक्ष्य था भारत को नीचा दिखाना। उनके पूरे शैक्षणिक पैटर्न को बदल दिया गया।
वो भी इस तरह से कि हमारी पीढ़ियां अंग्रेजी सीखते सीखते अंग्रेजियत भी सीख जाएं, ताकि वो ये मानने लगे कि भारतीय नॉलेज सिस्टम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वो मानने लगे कि हाँ, संस्कृत एक मृत भाषा थी और वेद गडरियों के गीत, ताकि वो ये भी मानने लगे कि भारद्वाज संहिता जैसी कोई किताब है ही नहीं, जिसमें विमान विद्या का विस्तार से जिक्र है, जिसमें विमान को 4 तरह के ईंधन से चलाने का मॉड्यूल है, यहाँ तक कि विमान को अदृश्य किए जाने का डिटेल भी दिया गया है, ताकि वो ये भी मानने लगे कि साणाचार्य ने प्रकाश की गति को हजारों साल पहले एक्यूरेट नहीं बताया था। वो ये मानने लगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उपकरणों का उपयोग करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारतीय नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया के लोग थे, ताकि वो ये मानने लगे कि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे गणितज्ञों ने ही बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान में कोई योगदान नहीं दिया। शून्य का आविष्कार, दशमलव प्रणाली और अनंत की अवधारणाएं भी भारत की नहीं है, ताकि वो ये मानने लगे कि चिकित्सा जगत में चरक और सुश्रुत जैसे चिकित्सकों ने आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी में कोई खोज नहीं की, ताकि वो ये भी मानने लगे कि नागार्जुन जैसे रसायनज्ञों ने धातुओं और रसायनों के गुण धर्म का कोई अध्ययन ही नहीं किया, ताकि वो ये भी मानने लगे कि पौधों में जीवन का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से जगदीश चंद्र बोस नहीं बल्कि कोई गोरा अंग्रेज रहा होगा, ताकि वो ये मानने लगे कि प्रफुल्ल चंद्र रे, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, श्रीनिवास रामानुजन ये वो नाम हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा के आधुनिक नायक हैं, जिन्होंने भारत के विज्ञान की एक मजबूत और उज्जवल परंपरा को आगे बढ़ाया है। यही वो नायक हैं जिन्हें लेकर देश के तमाम विश्वविद्यालयों में जब ये बताया गया, छात्रों को जगाया गया, तो उन्होंने जरूर इसे समझा होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा को समझा होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझा। हालांकि इसे जगाने, समझने और समझाने और इस सिलसिले को जारी रखने की जरूरत अभी भी बनी हुई है। आज भी जब हम भारत के प्रौद्योगिकी विकास परंपरा की बात करते हैं तो कई लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। दरअसल इन्हीं संदेह से उपजते हैं कुछ सवाल ये कि क्या भारत ने कभी कोई प्रयोग किए? क्या भारत की खुद की कोई टेक्नोलॉजी रही? क्या भारत के पास तकनीकी ज्ञान था? दरअसल ये वो तमाम सवाल हैं जो आज हमसे हमारे कई वैज्ञानिक मित्र पूछ लेते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब पेश करती है ये रिपोर्ट। भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा में इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स, काइनेटिक्स, भूगोल, विमान शास्त्र, नेवी, टेक्सटाइल, गणित, कालगणना, खगोल, आर्किटेक्ट, केमिस्ट्री की मिस्ट्री, वनस्पति, कृषि, प्राणी और उसका स्वास्थ्य, और फिर उसमें वनस्पति के स्वास्थ्य के लिए वृक्ष आयुर्वेद हो या पशुओं के स्वास्थ्य के लिए गो आयुर्वेद, सब कुछ पढ़ाया जा रहा था, सबके ऊपर अनुसंधान हो रहा था। आज जो कुछ है वो प्रमाण के साथ है। हम तो ये मान चुके थे कि वैज्ञानिक परंपरा पश्चिम की ही देन है। भारत गणित में अच्छा है, बहुत अच्छा। भारत का दर्शन आश्चर्यजनक है, अति उत्तम है। कृषि के क्षेत्र में भी भारत ने कुछ किया है, किंतु जैसे ही आप भारत के प्रौद्योगिकी विकास परंपरा की बात करें तो लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। क्या कभी भारत ने भी प्रयोग किए? भारत में कोई प्रौद्योगिकी कभी रही भी है क्या? क्या भारतीयों को कोई तकनीकी ज्ञान था? ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जो कई वैज्ञानिक मित्र आज भी पूछ बैठते हैं। ज्यादातर छात्रों को हमारी अद्वितीय वैज्ञानिक उपलब्धियों की कोई जानकारी ही नहीं है। बात अगर यूरोप की करें तो सन 1662 में स्थापित हुई रॉयल सोसाइटी के लोग हफ्तों तक इस प्रश्न पर बहस कर रहे थे कि जीवित मछली में वजन ज्यादा होता है या मरी हुई में। वे इसका उत्तर खोज नहीं पाए, जबकि भारत में लोगों की तो बात छोड़िए, वृक्षों पर पूरे अनुसंधान के साथ वृक्ष आयुर्वेद के नाम से एक ग्रंथ लिखा गया था। कुछ वर्षों पहले वृक्ष आयुर्वेद पर एक पुस्तक प्रकाश में आई।
यूनेस्को के एक अधिकारी ने इस पुस्तक को खोजा। पुस्तक की संस्कृत पांडुलिपि उनके हाथ लगी। हमारे देश के वनस्पति वैज्ञानिकों को इस ग्रंथ की कोई जानकारी नहीं थी। इस प्राचीन पुस्तक में प्रकाश संश्लेषण, बीजों के निर्माण, कोशिकाओं में प्लाज्मा की उपस्थिति, पत्तियों में कोशिकाओं के होने, वृक्षों द्वारा गैसों का निर्माण, सरीखी तमाम बातें दर्ज हैं। ये पुस्तक 5000 साल पहले महाभारत काल में महर्षि पाराशर ने लिखी थी। यानी हमें सूर्य की किरणों से वृक्षों की पत्तियों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों की कोशिकाओं और उसमें मौजूद प्लाज्मा की जानकारी थी। यूनेस्को ने इस पुस्तक को मान्यता दी। हालांकि ये आश्चर्य भी जताया गया कि बिना सूक्ष्मदर्शी के इतनी जानकारी कैसे मिल सकती है, किंतु पुस्तक में वर्णित तथ्य एकदम सत्य और सटीक है। आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज कई शताब्दियों पहले बोधायन ने की थी। बोधायन के ग्रंथ शुल्ब सूत्र में ये पहले से दर्ज है, जबकि इसे भारत में पाइथागोरस के नाम से पढ़ाया गया। हीन भावना के हम इतने शिकार हुए कि ये सोच बन गई कि हम भारतवासी इतने प्रतिभावान आखिर कैसे हो सकते हैं। जब यूरोप ने जस्ते और पारे का पता लगाया, उसके सैकड़ों साल पहले हमारे देश में इनका धातु विज्ञान और औषधियों में इस्तेमाल बखूबी हो रहा था। नागार्जुन ने इन दोनों के अलग अलग प्रयोगों का सविस्तार जिक्र किया है, लेकिन इसे हम मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे। दरअसल अंग्रेजों ने सबसे बड़ा षड्यंत्र ये किया कि हमारे पाठ्यक्रम से उन्होंने धीरे धीरे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति के सभी संदर्भ हटा दिए। केरल में आज भी अर्णामुना को कौन नहीं जानता, जिस शीशे को हजारों साल से अपनी बेटियों को विदाई में देने की प्रथा है। ऐसी तमाम तकनीक हमारे पास रही हैं, जिनके दस्तावेज आज भी हैं और कई प्रमाण भी, जिनमें दिए गए प्रयोगों को साबित करने के लिए एक बार फिर से प्रयोग की जरूरत है। प्रयोगशालाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार है। इसमें से ज्यादातर प्रयोग तो ऐसे हैं जो स्वयं सिद्ध हैं, जो हो चुके हैं। जरूरत उन्हें आधार बनाकर भारत को और आगे ले जाने की है। आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि भारत में ज्ञान और विज्ञान की एक पूरी की पूरी परंपरा है, जिसे आज दुनिया भर में इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में जाना जा रहा है। दरअसल आज का ये जो एपिसोड है, ये इस शानदार परंपरा की ओर देखने भर की अपील है। अगर आप इसमें रुचि लेंगे या देखेंगे तो निश्चित ही आपका मन गर्व से भर उठेगा और आप एक बार फिर बोल उठेंगे कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। खबरों की ABC में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए फ्रेज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।